स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ सीरीज में हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था 25 क्वेश्चन तक के। ये क्वेश्चन है सभी मैकेनिकल ट्रेड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं सीआईटीएस एग्जाम में। चलिए इस वीडियो में हम 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मेन पर्पज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नॉर्मलाइजिंग इज। इस ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हम लोगों को पता है ऊष्मा उपचार की कई सारी प्रक्रियाएं होती है, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत एक प्रक्रिया होती है नॉर्मलाइजिंग। तो नॉर्मलाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है? इस क्वेश्चन में यही आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस, जो भी उसमें प्रेरित तनाव होता है उसको कम करने के लिए। दूसरा इम्प्रूव मशीनबिलिटी, मशीनबिलिटी में सुधार करने के लिए। तीसरा सॉफ्टन स्टील, स्टील को मुलायम करने के लिए। और चौथा ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज टफनेस एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस, सख्तता बढ़ाने और भंगुरता को कम करने के लिए। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए जो नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है वो किसी भी मेटल में रिमूव इंड्यूस स्ट्रेस, जो भी उसमें प्रेरित तनाव होता है उसको कम करने के लिए नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। तो 26 नंबर का क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली जब हम किसी भी पार्ट पे, किसी भी मेटल पे हैमरिंग, रोलिंग या कोई अदर मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसमें कुछ तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, कुछ स्ट्रेस डेवलप हो जाती है। तो उस तनाव को दूर करने के लिए बेसिकली नॉर्मलाइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। नॉर्मलाइजिंग में क्या किया जाता है, कंपोनेंट को उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में 723 डिग्री सेल्सियस से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक गर्म करके कमरे के तापमान पर, मीन्स एयर टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एयर में हम उसको ठंडा करते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि नॉर्मलाइजिंग में कंपोनेंट को कहाँ ठंडा किया जाता है, तो हम रूम टेम्परेचर में वायु में ठंडा करते हैं, एयर में ठंडा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो भी मशीनिंग के बाद उसमें प्रतिबल व विकृति आ गई है, स्ट्रेस डेवलप हो गए हैं, उस स्ट्रेस को दूर करना और साथ ही साथ जो उसका स्ट्रक्चर है उसको रिफाइन करके उसके ग्रेन को सुधारना होता है। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं नॉर्मलाइजिंग के। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है 27 नंबर का? द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनीलिंग इज डन टू। ऊष्मा उपचार प्रक्रिया एनीलिंग किस लिए की जाती है? अभी हमने ऊपर देखा कि नॉर्मलाइजिंग क्यों करते थे, जो उसमें प्रतिबल विकृति, जो भी उसमें स्ट्रेस डेवलप हो जाती थी उसको दूर करने के लिए नॉर्मलाइजिंग की जाती थी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है एनीलिंग क्यों की जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं एनीलिंग के लिए। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज टफनेस, नेक्स्ट इंक्रीज सॉफ्टनेस, इंक्रीज हार्डनेस एंड लास्ट वन इंक्रीज ब्रिटलनेस। तो आप लोगों के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? तो आपको क्लियर होना चाहिए जो एनीलिंग की जाती है तो 27 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन इंक्रीज सॉफ्टनेस। मीन्स मेटल को सॉफ्ट बनाने के लिए, जो भी धातु है उसको मृदु बनाने के लिए बेसिकली एनीलिंग की प्रक्रिया की जाती है। एनीलिंग प्रक्रिया में क्या करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर गर्म करके हम उसको भट्ठी में ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक, मतलब गर्म करने के बाद क्या करते हैं, हम फर्नेस को स्विच ऑफ कर देते हैं और फर्नेस में उस कंपोनेंट को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। या फिर क्या करते हैं, राख, चूना या उपले से ढक करके उसको ठंडा किया जाता है। तो पूछा जाता है एनीलिंग में हम पार्ट को कहाँ ठंडा करते हैं, तो फर्नेस को स्विच ऑफ करके उसी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, या फिर राख, चूना, उपले से ढककर उसमें ठंडा किया जाता है। इसका प्रमुख एम क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है एनीलिंग का? तो सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है धातु को मुलायम बनाना, जिससे कि उससे फर्दर मशीनिंग प्रक्रिया की जा सके। हार्डनिंग के बाद क्या होता है, धातु हार्ड हो जाती है तो जिससे हम उसकी मशीनिंग प्रक्रिया आसानी से नहीं कर सकते। तो मशीनिंग प्रक्रिया करने के लिए धातु को मुलायम बनाना जरूरी होता है, जिसके लिए एनीलिंग प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि उसकी मशीनिंग एफिशिएंसी क्या हो सके, सुधार आ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फाइलिंग बीइंग डन एज शोन इन द फिगर। आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस फिगर में कौन सी फाइलिंग का मेथड दर्शाया गया है।
जैसा कि आपको दिख रहा है, कोई एक कारीगर है, उसने अपने दोनों हाथों से फाइल को पकड़ा हुआ है, ठीक, और वो आगे पीछे मतलब इस दिशा में एक बार आगे और एक बार पीछे क्या कर रहा है, फाइल को ऐसे ऐसे चला रहा है, ठीक। तो जब कभी भी हम फाइल को दोनों हाथों में पकड़ कर चलाते हैं तो इस प्रक्रिया का नाम क्या होता है, कौन सी फाइलिंग आती है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रेट फाइलिंग, प्लेन फाइलिंग, ड्रा फाइलिंग, फिनिश फाइलिंग। तो क्लियर होना चाहिए कौन सी फाइलिंग की मेथड है, यह है ड्रॉ फाइलिंग। इससे और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रॉ फाइलिंग क्यों की जाती है। तो जब कभी भी हमें क्या करना होता है, फिनिशिंग करना होता है, एक लास्ट में सरफेस को फाइनल फिनिश करना होता है, तो वहाँ पर ड्रॉ फाइलिंग की जाती है। और ड्रॉ फाइलिंग के लिए पूछा जाता है कौन सी फाइल प्रयोग की जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिल फाइल का प्रयोग किया जाता है ड्रॉ फाइलिंग करने के लिए। यदि मिल फाइल उपलब्ध नहीं है तो स्मूथ फाइल का भी प्रयोग कर लिया जाता है ड्रॉ फाइलिंग के लिए। और ड्रॉ फाइलिंग करने से पहले फेस के जो मतलब फाइल के फेस होते हैं उस पर हमें क्या करना चाहिए, चाक पाउडर लगा देना चाहिए, जिससे कि उसमें मेटल की पिनिंग ना हो सके। तो ड्रॉ फाइलिंग करने से पहले ज़रूरी है कि फेस पे फाइल के चाक पाउडर लगा दिया जाए, जिससे कि उसमें मेटल के चिप्स जाकर फंस ना सके और पिनिंग प्रक्रिया ना हो सके। अगर दूसरे ऑप्शन को देखा जाए कि स्ट्रेट फाइलिंग क्यों की जाती है, ठीक है, तो स्ट्रेट फाइलिंग मतलब एक, ये मान लीजिए कोई जॉब है, इस जॉब में हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इस प्रकार से रेताई करते हैं या इस प्रकार से फाइल को पकड़कर रेताई करते हैं, तो ये क्या होती है, स्ट्रेट फाइलिंग होती है। बेसिकली सामान्य कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस फाइलिंग मेथड में सबसे ज़्यादा चैटरिंग होती है, तो आपको क्लियर होना चाहिए स्ट्रेट फाइलिंग में सबसे ज़्यादा चैटरिंग होती है। किस फाइलिंग में, स्ट्रेट फाइलिंग मेथड में सबसे ज़्यादा चैटरिंग होती है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, बी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड राउंड बार्स, इट हैज ए बी ग्रुप व्हिच इज यूजुअली। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोल छड़ों को पकड़ने के लिए बी ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमको पता है, जब भी हमें कोई गोल छड़, राउंड बार, पाइप वगैरह को पकड़ना होता है तो वहाँ पर हम बेसिकली बी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो बी ब्लॉक का बी ग्रुप का कोण होता है ये बेसिकली कितने डिग्री का होता है, यही इसमें आपके पूछा गया। मान लीजिए ये आपका कोई है बी ब्लॉक है, अब यहाँ पर जो बी ब्लॉक का एंगल होता है कितने डिग्री होता है, यही इसमें पूछा गया है, कितने, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बी ब्लॉक का एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। 45 डिग्री पर उसके दोनों फ्लैंक झुके होते हैं, तो टोटल एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इससे और कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है बी ब्लॉक कितने ग्रेडों में पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड, ए एंड बी ग्रेड। तो इसमें बहुत ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए बी ब्लॉक ए और बी ग्रेडों में पाए जाते हैं। कौन कौन से ग्रेडों में, ए ग्रेड में और बी ग्रेड में बी ब्लॉक पाए जाते हैं। जो ये ग्रेड का बी ब्लॉक होता है इसकी लेंथ प्राय 100 mm होती है, और ये बेसिकली हाई क्वालिटी के जो आयरन होते हैं, हाई क्वालिटी आयरन उसके बनाए जाते हैं, ठीक। इसका प्रयोग एक्यूरेट फिनिशिंग कार्य के लिए किया जाता है, ठीक, या कह सकते हैं हाई क्वालिटी स्टील के बनाए जाते हैं। ए ग्रेड के बी ब्लॉक 100 mm लेंथ में पाए जाते हैं, फिनिशिंग कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जो बी ग्रेड के बी ब्लॉक होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है, तो ये 300 mm लंबाई में पाए जाते हैं, और ये क्लोज ग्रेन्ड कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग बेसिकली साधारण कार्यों के लिए किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर एक आपको फिगर दिया गया है, फिगर बिलो शोज ये टूल मार्क्ड ए से यहाँ पर एक टूल मार्क किया गया है। इस टूल को आपको पहचानना है, which remove tapers and drill from the nose of the machine spindle। नीचे आरेख में एक औजार को ए से चिन्हित किया गया है जो कि मशीन स्पिंडल के नोज से टेपर संग ड्रिल को हटाता है। तो इसे क्या कहते हैं, तो क्लियर होना चाहिए किसी भी ड्रिल बिट को, टेपर संग ड्रिल बिट को उसके नोज स्पिंडल से हटाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है वेज, ड्रिफ्ट, लीवर या फिर सपाट। तो ये कौन सा टूल आप इस फिगर में दर्शाया गया आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो हमारा टूल दर्शाया गया है ये क्या है, ड्रिफ्ट है, ठीक। इसे क्या कहते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट कहते हैं। ये बेसिकली किसका बना होता है, तो ये माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। इसका प्रयोग हम मशीन स्पिंडल से
टेपर संग, ड्रिल, रीमर या फिर अन्य टूल को निकालने के लिए करते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इस ड्रिल बिट से कि किसका बना होता है, तो माइल्ड स्टील का बना होता है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस पर टेपर कितना होता है, जो ड्रिल ड्रिफ्ट होती है कितने टेपर में होती है। तो इसका टेपर एंगल आपको क्लियर होना चाहिए, ये 8 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री तक का टेपर होता है। ठीक, जो ड्रिल ड्रिफ्ट होती है ये 8 डिग्री से लेकर के 19 डिग्री तक के टेपर एंगल में बनाई जाती है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट शुड बी यूज टू चेक लीकेज बिफोर यूजिंग ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जब भी कभी हम कंपनी में या वर्क प्लेस पर कहीं बार किसी भी प्रकार के सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, तो जब हम सिलेंडर को कनेक्ट करते हैं होज पाइप से, तो सबसे पहले हमें उसकी लीकेज की चेकिंग करनी होती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है, ऑप्शन दिया गया है सोप वाटर, साल्ट वाटर, फ्रेश वाटर या फिर हार्ड वाटर। तो आपको क्लियर होना चाहिए, जहाँ भी हमें लीकेज वगैरह की चेकिंग करनी होती है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है सोप वाटर। साबुन पानी का प्रयोग किया जाता है जब इसको हम डालते हैं उसमें, जहाँ से हम उसको खोलते हैं तो यदि उसमें अगर लीकेज हो रही है तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले निकलने लगते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक कर रही है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये गैस लीक चेक करने की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है क्रैकिंग। तो अगर कभी क्रैकिंग ऑफ सिलेंडर पूछा जाए तो क्रैकिंग मतलब आप दरार की तरफ मत जाइएगा। क्रैकिंग का मतलब होता है उसके लीकेज की जांच करना या सिलेंडर को फिट करने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, क्रैकिंग कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हिच कैलिपर इज यूज टू मेजर विड्थ ऑफ ए स्लॉट। किसी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर या फिर आर्डलेक कैलिपर। तो आपको क्लियर होना चाहिए किसी भी स्लॉट की विड्थ नापने के लिए, मान लीजिए ये क्या है, कोई एक प्रकार का स्लॉट बना हुआ है किसी जाब में, अब हमें इस स्लॉट की क्या करनी है, चौड़ाई मापनी है। तो यहाँ पर कौन सा कैलिपर प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा इनसाइड कैलिपर। कैलिपर कितने प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और तीसरा होता है जैनी कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग प्राय बाहरी मेजरमेंट के लिए, लंबाई चौड़ाई मोटाई नापने के लिए किया जाता है। इसकी दोनों टांगे बाहर की ओर मुड़कर पुनः फिर अंदर की ओर मुड़ी होती हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे आपका ये आउटसाइड कैलिपर होता है। ठीक, इनसाइड कैलिपर क्या होता है, तो इनसाइड कैलिपर का प्रयोग आंतरिक माप लेने के लिए, जैसे कोई स्लॉट हो गया उसकी चौड़ाई मापने के लिए। इसकी जो दोनों टांगे होती हैं 45 डिग्री पर पूछा जाता है एग्जाम में, 45 डिग्री पर बाहर की ओर मुड़कर फिर बाहर की ओर मुड़ी होती है। ठीक, कुछ इस प्रकार से ऐसे थोड़ा देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से ऐसे 45 डिग्री पर इसकी टांगे बाहर की ओर मुड़ी हुई होती हैं इनसाइड कैलिपर की, जिसके द्वारा ये क्या करता है, स्लॉट वगैरह की चौड़ाई को मेजर करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जैनी कैलिपर से, तो जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या होता है, तो जैनी कैलिपर को ऑडलेक कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग किसी गोलाकार जाब का सेंटर निकालने के लिए या फिर वर्कपीस के पैरेलल समांतर लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक टांग सीधी होती है और दूसरी टांग 45 डिग्री पर अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। ठीक, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बात की जाए कैलिपर के मेटल की किसके बने होते हैं, तो बेसिकली माइल्ड स्टील या फिर हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इसका साइज इसके लेग के पॉइंट से लेकर के रिवेट के मध्य तक लिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर की तरफ। 33 नंबर क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट। निम्नलिखित में से कौन सा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है, कार्ट रिम ऑन वुडन रिम, लकड़ी के रिम पर कार्ट रिम या फिर टायर ऑन रेल व्हील पर टायर, टायर ऑन बाईसाइकिल रिम पर टायर, फ्लाई व्हील ऑन शाफ्ट पर फ्लाई व्हील। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए पहले कि श्रिंकेज फिट क्या होती है। तो इसमें अलाउंस इस प्रकार रखा जाता है कि जब भी कभी हमें होल और शाफ्ट को फिट करना होता है श्रिंकेज फिट के अंतर्गत, तो होल को हम क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, फिर उसके बाद शाफ्ट को उसमें आसानी से फिट कर देते हैं। ठीक, बाद में क्या होता है, होल ठंडा होने पर सिकुड़ कर वो शाफ्ट को
दृढ़तापूर्वक बलपूर्वक पकड़ लेता है। तो इसका एग्जाम्पल कैसा होता है, जैसे कि कार्ट रिम ऑन वुडन व्हील, लकड़ी के पहिए पर जो रिम फिट की जाती है, किसका एग्जाम्पल होता है, श्रिंकेज फिट का एग्जाम्पल होता है। ठीक, या फिर जो रेलगाड़ी के पहियों में शाफ्ट को फिट करते हैं तो वहां पर भी क्या होती है, वहां पर भी श्रिंकेज फिट होती है। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, इसमें क्या होता है, फिट करने समय सबसे पहले हम होल को गर्म करते हैं, फिर उसके अंदर हम शाफ्ट को फिट कर देते हैं। बाद में हमें पता है जब मेटल को गर्म करते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेंशन होता है, ठंडा होने पर सिकुड़ती है। तो ठंडा होने पर सिकुड़ने के बाद उस शाफ्ट को काफ़ी मजबूती से पकड़ लेती है। तो इन सब क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक क्लियर करना चाहते हैं अपने टेक्निकल को, तो डिस्क्रिप्शन में मास्टर टेक्निकल क्लासेस का लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर की तरफ। 34 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ दीज ये करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है ये क्लियरेंस फिट ऑलवेज प्रोवाइड्स इंटरफेरेंस, क्लियरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, या फिर इंटरफेरेंस हमेशा क्लियरेंस देता है। थर्ड, इंटरफेरेंस फिट कभी क्लियरेंस देता है कभी इंटरफेरेंस देता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये ट्रांजिशन फिट में सम टाइम प्रोवाइड क्लियरेंस एंड सम टाइम इंटरफेरेंस, ट्रांजिशन फिट कभी क्लियरेंस देता है और कभी इंटरफेरेंस देता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांजिशन फिट क्या होती है, क्लियरेंस फिट क्या होती है और इंटरफेरेंस फिट क्या होती है। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसके आंसर की तरफ। ठीक, सबसे पहले बात की जाए फिट की, तो फिट बेसिकली 3 प्रकार की होती है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, यहाँ पर होल का जो साइज होता है, होल का जो लोअर डिविएशन होता है शाफ्ट के अपर डिविएशन से बड़ा होता है। कह सकते हैं जो होल का साइज होता है वो शाफ्ट के साइज से क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट जो आती है इंटरफेरेंस फिट, इसमें क्या होता है जो शाफ्ट का सबसे मिनिमम डिविएशन लोअर डिविएशन होता है होल के मैक्सिमम डिविएशन से भी बड़ा होता है। मींस इसमें इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट का साइज बड़ा रखा जाता है और होल का साइज छोटा रखा जाता है। और ट्रांजिशन क्या होती है, इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। इसमें कभी तो शाफ्ट का साइज बड़ा होता है ट्रांजिशन फिट में और कभी होल का साइज बड़ा होता है। तो मतलब कभी इसमें क्लियरेंस फिट होती है और कभी इंटरफेरेंस फिट होती है। तो 34 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ट्रांजिशन फिट में कभी क्लियरेंस फिट होती है और कभी कभी इंटरफेरेंस फिट होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कभी शाफ्ट का साइज बड़ा होता है कभी होल का साइज बड़ा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 35 नंबर का। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन ए रिवेटेड जॉइंट द प्लेट आर प्लेस्ड इंड टू इंड एंड जॉइंट थ्रो कवर प्लेट, दिस जॉइंट इज कॉल्ड। रिवेटेड जॉइंट में प्लेट की शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, तो इस जॉइंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट जॉइंट, बट जॉइंट, एड जॉइंट, कार्नर जॉइंट। क्या कह रहा है, मतलब कोई आपकी प्लेट है, इसको क्या करते हैं हम अंत से लेकर के अंत तक रखते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं एक कवर प्लेट के द्वारा जोड़ते हैं। तो ये कौन सा जॉइंट होता है, तो सबको क्लियर होना चाहिए, ये होता है बट जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है, बट जॉइंट होता है। बट जॉइंट में प्लेटों को एक दूसरे के समीप सटाकर इन दोनों प्लेटों को क्या करते हैं, एक तरफ से स्ट्रेप या दोनों तरफ ऊपर और नीचे स्ट्रेप लगाकर रिवेट जॉइंट करते हैं। इसके विपरीत लेफ्ट जॉइंट की बात की जाए तो लेफ्ट जॉइंट में क्या होता है, इसमें दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके रिवेट जॉइंट लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक प्लेट, ये रख दी हमने सटाकर दूसरी प्लेट, अब इसमें हम स्टेप लगा के जोड़े तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा बट जॉइंट। लेकिन ये हो गई एक प्लेट और इसी के ऊपर हम ओवरलैप करके दूसरी प्लेट जोड़ रहे हैं तो ये हो जाती है लेफ्ट जॉइंट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर की तरफ। 36 नंबर क्या पूछ रहा है, ये गेज इज बेसिकली, गेज मूलतः क्या होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट। तो क्लियर होना चाहिए, जब भी हम कभी मास प्रोडक्शन में पार्ट को शीघ्रता से व सस्ते में बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमें बार बार चेक करने की आवश्यकता होती है, मापने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर अगर हम वर्नियर कैलीपर माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से एक स्टैंडर्ड बना के रखते हैं, उसी के द्वारा चेक
करते रहते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, गेज कहा जाता है। तो गेज बेसिकली क्या होता है, एक प्रकार का चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ये चेक करता है कि जो हमारा कंपोनेंट है ये साइज में फिनिश हो गया है कि नहीं हो गया है। ये मेजर नहीं करता कि इसका माप कितना है। तो गेज के मेटल के बारे में पूछा जाता है कि ये किसके बने होते हैं, तो बेसिकली एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं और इनको घिसने से बचाने के लिए इसके सतह पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग व सीजनिंग कर दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ दिस सीट इज द थिनेस्ट, निम्नलिखित में से कौन से सीट सबसे पतली होती है। 10 नंबर गेज सीट, 20 गेज सीट, 30 गेज सीट, 40 गेज सीट। हमने कल के वीडियो में चर्चा किया था वायर गेज के बारे में। तो वहाँ पर हमने देखा था ये 0 से लेकर के 36 कहीं कहीं 36 मिलता है और किसी किसी बुक में 40 नंबर तक भी मिलता है। इसमें 0 नंबर का साइज सबसे बड़ा होता है और 40 नंबर या 36 नंबर का साइज सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पूछ रहा है सबसे थिनेस्ट कौन सी होगी, मीन सबसे पतली कौन सी होगी। तो जिसका साइज ज़्यादा होगा, मतलब जिसका नंबर ज़्यादा उसका उस साइज क्या होगा, कम होगा। तो नंबर किसका जाता है, 40 नंबर का नंबर सबसे ज़्यादा है, तो ये सीट क्या होगी, सबसे पतली सबसे कम होगी। और वायर गेज का बेसिकली प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किसी भी सीट की मोटाई मापने के लिए या फिर वायर का डायमीटर मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ये स्पेशल सेट ऑफ स्लिप गेज इज यूज कंसिस्टिंग ऑफ, भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज एक विशेष सेट में होते हैं, कितने के सेट में पाए जाते हैं। तो सभी को क्लियर होना चाहिए स्लिप गेज कितने के सेट में पाए जाते हैं, 112 के सेट में पाए जाते हैं। अगर मीट्रिक में बात की जाए तो 112 के सेट में भी होते हैं और कभी कभी 45 के सेट में भी पाए जाते हैं, पर ज़्यादातर एग्जाम में 112 का सेट ही पूछा जाता है। अगर आपसे ब्रिटिश का पूछा जाए कि ये ब्रिटिश में कितने के सेट में पाए जाते हैं, तो ब्रिटिश में 82 या फिर 41 के सेट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार स्लिप गेज 112 के पीस में पाए जाते हैं। अब स्लिप गेज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है एग्जाम में कि स्लिप गेज कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली 4 ग्रेड में होते हैं। पहला होता है ग्रेड 0, फिर दूसरा ग्रेड 00, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड होता है। जो ग्रेड 0 होता है, ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ कर, सबसे पहले देखते हैं ग्रेड 00 की तरफ। सबसे पहले बात की जाए ग्रेड 00 की, ग्रेड 00 का फिर से देख लेते हैं, 4 होते हैं, ग्रेड 00, ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का। तो जो ग्रेड 00 होता है इसको हम तब बहुत परिशुद्धता से, मतलब बहुत परिशुद्धता के पूर्वक बनाया जाता है। इसका प्रयोग बेसिकली अन्य स्लिप गेजों की जांच करने के लिए किया जाता है। इसे मास्टर स्लिप गेज के नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रेड 0 वाले होते हैं इसको हम कैलिब्रेशन गेज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली इंस्पेक्शन गेज की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो ग्रेड फर्स्ट वाले होते हैं इसे इंस्पेक्शन गेज के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग बेसिकली टूल रूम में किया जाता है। इसके द्वारा जो वर्कशॉप के गेज होते हैं उसकी चेकिंग की जाती है। जो ग्रेड सेकंड है बेसिकली वर्कशॉप में वर्कर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है। वर्कपीस को बनाते समय पार्ट को चेक करने के लिए ग्रेड सेकंड का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर होना चाहिए जो ग्रेड सेकंड होता है वर्कशॉप में वर्कर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ग्रेड फर्स्ट को इंस्पेक्शन गेज कहते हैं, टूल रूम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वर्कशॉप गेज की शुद्धता चेक की जाती है। ग्रेड 0 को कैलिब्रेशन गेज कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है इंस्पेक्शन गेज की शुद्धता को चेक करने के लिए। और जो ग्रेड 00 है इसे मास्टर स्लिप गेज के नाम से जाना जाता है, सबसे अधिक परिशुद्ध होता है। ये अन्य गेजों की शुद्धता को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज शोन इन द फिगर बिलो व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू चेक स्पार्क प्लग गैप। नीचे क्या किया गया, एक आरेख में स्पार्क प्लग के गैप की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आप चित्र को देख के क्लियर कर पा रहे होंगे ये कौन सा गेज है। तो ये हमारा फिलर गेज है। कौन सा गेज है, फिलर गेज है, जो कि क्या कर रहा है बेसिकली गैप को चेक कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिलर गेज से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। फिलर गेज का दूसरा नाम होता है थिकनेस गेज। इसे हम थिकनेस गेज के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसका प्रयोग दो मैचिंग पार्टों के बीच के गैप को या फिर उसके क्लियरेंस को जांचने के लिए फिलर गेज या फिर थिकनेस गेज का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की तरफ। 40 नंबर क्या पूछा गया है,
व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेड शोन बिलो। नीचे एक फिगर दिया गया है, इसमें एक थ्रेड दर्शाई गई है, कौन सी थ्रेड है आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये जो थ्रेड आप यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर में, कौन सी थ्रेड दर्शाई गई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दीजिए। जैसे कि देख रहे हैं ये जो इसका एक है, एक सिरा क्या है, सीधा पैरेलल है, अक्ष के लंबवत है, और दूसरा सिरा क्या है, या 45 डिग्री के एंगल पे, इनके बीच एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये कौन सी थ्रेड होती है, तो सबको क्लियर होना चाहिए, होती है बटरेस थ्रेड। बटरेस थ्रेड में क्या होता है, जो एक फ्लैंक होती है चूड़ी के अक्ष के लंबवत होती है, और दूसरा फ्लैंक क्या होता है, 45 डिग्री पर बना होता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जब कभी हमें पावर ट्रांसमिशन के दौरान जो दाब होता है फ्लैंक की एक ही साइड पर पड़ता है, मतलब एक ही फ्लैंक पर दबाव पड़ता है, दूसरे फ्लैंक पर दबाव नहीं पड़ता है, तो वहां पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो जो कारपेंटरी की वाइस होती है वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ जो रैचेट प्रेस होता है वहां पर प्रयोग किया जाता है, और पावर प्रेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, बटरेस थ्रेड का। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो और ऑप्शन है उसको भी देख लिया जाए। जैसे दूसरा नंबर नकल थ्रेड की बात की जाए तो ये चूड़ी क्या होती है, अर्धगोलाकार में पाई जाती है, कुछ इस प्रकार से ऐसे होती है शेप में नकल थ्रेड। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग हॉज कनेक्शन के लिए, या फिर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेलवे की कपलिंग व वाल्व स्पिंडल में। कभी कभी कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रेलवे कपलिंग में कौन सी थ्रेड प्रयोग की जाती है, तो वो होती है हमारी नक्कल थ्रेड का प्रयोग रेलवे कपलिंग में किया जाता है। थर्ड वन बात करते हैं एक्मे थ्रेड के बारे में कि एक्मे थ्रेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सभी लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परिचित होंगे, सुना सुना नाम है एक्मे थ्रेड। तो इसका प्रयोग किया जाता है लेथ मशीन के लीड स्क्रू पर। जो लीड स्क्रू होती है लेथ मशीन में, उसमें कौन सी थ्रेड कटी होती, एक्मे थ्रेड कटी होती। इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 29 डिग्री, 29 डिग्री का इसका एंगल होता है, और इसी के द्वारा हाफ नट को आसानी से हम इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं पावर ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चैन ड्राइव यूजेस। चैन ड्राइव किसका प्रयोग करता है, तो जैसे कि आप साइकिल में बाईसाइकिल में अपने एग्जाम्पल देखते होंगे, चैन किसके साथ प्रयोग की जाती है, तो चैन स्प्रॉकेट के साथ प्रयोग की जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सभी आप क्वेश्चंस को, सभी कंसेप्ट को बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मास्टर टेक्निकल क्लास का लिंक दिया गया, वहां से जाके ज्वाइन कीजिए। आपको हम गारंटी देते हैं कि आपका टेक्निकल बेसिक से एडवांस लेवल तक का पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलनी ही मिलनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्या पूछा गया है, व्हाट इज रोटरी मोशन। रोटरी मोशन क्या होता है, रोटरी मतलब कुछ इस प्रकार का मोशन होता है, ये क्या होता है, रोटरी मोशन होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन है बैक एंड फोर्थ मोशन, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन में आगे और पीछे गति, तो ये तो हमारी रोटरी मोशन होती नहीं। दूसरा है बैक एंड फोर्थ इन ए सर्किल, मीन सर्किल में क्या करना है, आगे और पीछे जाना है, तो ये भी नहीं होती है। थर्ड वन क्या है, मूवमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत है। तो 42 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मूवमेंट इन ए सर्किल। अगर कोई एक सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो इसी को क्या कहते हैं हम, सर्कुलर गति, या फिर इसी को जाना जाता है रोटरी मोशन के नाम से। जैसा ड्रिल हमारा कैसी गति करता है, रोटरी मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी करता है, वो घूमता है अपने अक्ष पर, वो कौन सी गति होती है, रोटरी मोशन होती है, सर्किल में गति करता है। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, ड्यू टू स्लिप ऑफ बेल्ट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ बेल्ट ड्राइव। बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेगा अनुपात क्या होता है, तो जो वेलोसिटी रेशियो होता है, अगर बेल्ट स्लिप करती है, बेल्ट फिसलन करती है, तो उसके कारण वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, घटता जाता है। आपको क्लियर होना चाहिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं 44 नंबर की तरफ। 44 नंबर में क्या पूछा गया है, व्हिच ऑफ दिस यूज्ड टू गाइड द टूल एंड होल्ड द जॉब इन मास प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। सभी को क्लियर होना चाहिए, टूल को पकड़ने के लिए और उसके साथ साथ क्या करने हैं, गाइड करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा जिग। जब भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं तो मास प्रोडक्शन में
टूल को होल्ड करने के लिए, मतलब बड़े पैमाने में टूल को गाइड करने के लिए, जॉब को होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिग का। इसी के साथ साथ फिक्चर पूछा जाता है, तो फिक्चर क्या करता है, ये भी जॉब को लोकेट करते हुए पकड़ता है, लेकिन ये टूल को गाइड नहीं करता है। बेसिकली अंतर इतने होता है, जो जिग होता है जॉब को मजबूती से पकड़ता है, इसके साथ साथ टूल को गाइड भी करता है, जबकि फिक्चर केवल टूल जॉब को होल्ड करता है, लोकेट करता है, लेकिन टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर, नीचे कोई फिगर दिया गया, इस फिगर में हमें पहचानना है कि ये किसका फिगर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये फिगर दिया गया है, ये ब्रोचिंग टूल का फिगर दिया गया है, ब्रोच का। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेसिकली ब्रोचिंग मशीन ना होकर यहाँ क्या होना चाहिए, ब्रोचिंग टूल होना चाहिए। कौन सा दर्शाया गया है, ब्रोचिंग टूल को दर्शाया गया है। 46 नंबर की तरफ चलते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन वन थ्रेड टू द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द नेक्स्ट थ्रेड इज कॉल्ड। थ्रेड के एक बिंदु से अगले बिंदु के तदनुरूपी बिंदु की दूरी को क्या कहा जाता है, लीड, पिच या ट्रेबल। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया गया है, गैप दिया गया है। तो आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारी थ्रेड बनी हुई है, तो उस थ्रेड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो गैप होता है, तब एक बिंदु से अगले बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको नाम से जाना जाता है पिच। क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं पिच। तो 46 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। तो पिच की अगर परिभाषा की बात की जाए, पिच को हम कैसे परिभाषित करते हैं, तो बेसिकली ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है, दो चूड़ियों के सेंटर के बीच की दूरी होती है। ठीक, कोई भी अगर थ्रेड बनी हुई है तो उन दोनों थ्रेडों के बीच की जो दूरी होती है वही क्या होती है, पिच कहलाती है। लीड की बात की जाए कि लीड क्या है, तो स्क्रू द्वारा एक पूरे चक्कर में चली गई अच्छी दूरी होती है। जब हम स्क्रू को क्या करते हैं, किसी नट को किसी बोल्ट में लगाते हैं, तो एक पूरे चक्कर में वो नट बोल्ट जो हमारा नट के जितने अंदर जाता है, अच्छी चाल जितनी दूरी तय करता है, वही उसकी क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। ठीक, तो क्लियर होना चाहिए। पिच क्या होती है, दो सेंटर के बीच की दूरी होती है। और लीड क्या होता है, तो स्क्रू द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फिगर गिवन बिलो शोज, ये निम्नलिखित में से निम्न आरेख में किसको दर्शाया गया है, ये किसका फिगर है, आप लोगों को पहचानना है। तो क्लियर होना चाहिए, ये जो फिगर है किसका है, स्प्लिट डाई का फिगर दर्शाया गया है। अब स्प्लिट डाई से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें बेसिकली 3 होल होते हैं। कितने होल होते हैं, 3 होते हैं। एक दो इधर साइड में होते हैं, एक सेंटर में होते हैं। तो इन साइड वाले होल का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है इसके साइज को एडजस्ट करना, साइज को घटाना बढ़ाना। और जो सेंटर वाला होल होता है इसका काम क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट देना। अब जो हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे होते हैं, फीड दे रहे होते हैं, उसको घटाने बढ़ाने के लिए सेंटर होल का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर की तरफ चलते हैं। व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट ए व्हील और पुली फ्रॉम रोटेटिंग ऑन ए शाफ्ट। शाफ्ट पर व्हील या पुली के घूमने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जब भी हमें क्या करना है, शाफ्ट की या फिर व्हील के पुली के मोशन को रोकना है, तो वहाँ पर प्रयोग किया जाता है की का, चाबी का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 49 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ नट शोन इन द फिगर, नीचे एक आरेख में नट दर्शाया गया। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि फिगर में कौन सा नट दर्शाया गया है। तो एक प्रकार का हेक्सागोनल नट है, जिसमें क्या है, इसके ऊपरी सरफेस से कुछ दूरी तक इसमें स्लॉट काट दिया गया है। तो इस कारण इसका नाम क्या हो जाता है, स्लॉटेड नट हो जाता है। इसका प्रयोग करते समय जब हम इसे बोल्ट पे कस देते हैं, तो इसके बाद इसके स्लॉट में स्प्लिट पिन डालकर उसको दाएं बाएं मोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी ग्रिपिंग काफी अच्छी हो जाती है और नट के खुलने की संभावना बहुत कम रह जाती है। लेकिन इन स्लॉट के कटे होने के कारण जो इस प्रकार के नट होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा गया है 50 नंबर क्वेश्चन में, तो व्हाट इज बी इन द फिगर गिवन बिलो। जो यहाँ फिगर दिया गया इसमें बी क्या डिनोट करता है, तो इस बी के साथ साथ हम इसके सारे एलिमेंट को क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, देखा जाए कि कौन कौन सा एलिमेंट दिया गया है। तो बात की जाए अगर बी की,
तो बी क्या है, ये सबसे बड़ा डायमीटर, यहां से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी है, तो ये क्या है, स्क्रू थ्रेड का सबसे बड़ा डायमीटर है। बड़े डायमीटर को क्या अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको मेजर डायमीटर या फिर इसी को आउटर डायमीटर के नाम से भी जानते हैं। अगर बात की जाए बाह्य चूड़ी में किसी शाफ्ट पर, तो शाफ्ट पर थ्रेड काटने से पहले जो ब्लैंक का डायमीटर होता है वही उसका क्या कहलाता है, मेजर डायमीटर कहलाता है। और बात की जाए किसी इंटरनल थ्रेड की, किसी होल की, तो इंटरनल थ्रेड में पूर्ण चूड़ी कट जाने के बाद, मतलब पूरी थ्रेडिंग के बाद जो डायमीटर प्राप्त होता है वही उसका क्या कहलाता है, मेजर डायमीटर कहलाता है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं जो कि सी की बात करते हैं। सी क्या है, यह रूट से रूट के बीच की जो दूरी है, आप यहाँ पर देख सकते थे। बी क्या है, क्रेस्ट से लेकर के कहां तक के लास्ट वाले क्रेस्ट के बीच की दूरी थी। और ये क्या है, कह सकते हैं एक हिसाब से रूट से रूट तक के बीच की दूरी दर्शाई गई है, मतलब सबसे छोटा डायमीटर होता है। इसी का सी का अन्य नाम क्या होता है, चाहे छोटा डायमीटर कह लीजिए या इसी को हम माइनर डायमीटर के नाम से या कोर डायमीटर या रूट डायमीटर के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अगर बात की जाए आंतरिक चूड़ी में, मतलब किसी होल में, तो होल में थ्रेड करने के लिए जो हम ड्रिलिंग करते हैं, जो ड्रिल का व्यास होता है वही उसका क्या कहलाता है, माइनर डायमीटर कहलाता है। मतलब मान लीजिए किसी होल में हमें थ्रेडिंग करनी है तो उसके लिए हमने 5 mm का ड्रिल किया, तो जो ड्रिल का डायमीटर है यही क्या कहलाता है, इसका माइनर डायमीटर कहलाता है। और अगर बाह्य चूड़ी की बात की जाए तो शाफ्ट पर पूर्ण रूप से चूड़ी कट जाने के बाद जो डायमीटर प्राप्त होता है वो उसका क्या कहलाता है, माइनर डायमीटर कहलाता है। तो आई थिंक मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ई क्या दर्शा रहा है, तो ई दर्शा रहा है पिच डायमीटर। पिच डायमीटर क्या होता है, ये स्क्रू थ्रेड पर एक काल्पनिक व्यास होता है जो कि मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के बीच में स्थित होता है। जैसे कि यहाँ पर था ये, सॉरी, यहाँ पर ये बाहर सबसे क्या था, मेजर डायमीटर, और यहाँ अंतर था माइनर डायमीटर। इनके बीच में ये एक आप लाइन देख रहे होते जो कि क्या है, पिच लाइन है। तो इसी के डायमीटर को हम क्या कहते हैं, पिच डायमीटर कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, काल्पनिक व्यास होता है। यदि हम मेजर डायमीटर में से स्क्रू थ्रेड की सिंगल डेप्थ को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पिच डायमीटर प्राप्त हो जाता है। ठीक, क्या करना है, मेजर डायमीटर में से उसको हमें क्या करना है, उसकी डेप्थ को घटा देना है, सिंगल डेप्थ को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पिच डायमीटर प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट बात की जाए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये डी क्या शो कर रहा है, तो डी यहाँ पर शो कर रहा है पिच को। पिच की परिभाषा क्या होती है, तो किसी भी चूड़ी के एक सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, हम पिच के नाम से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सेंटर हो गया, यहाँ पर दूसरा सेंटर हो गया, इन दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है इसी को किस नाम से जानते हैं, पिच के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसको पी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेट्रिक में इसको 1, 1.25, 5, 10 इस प्रकार से कुछ लिख के इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि माइनर डायमीटर, मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर और इसके साथ साथ पिच क्या होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ जिसमें हम 50 के आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और यदि अभी तक आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो टेक्निकल मास्टर क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जा करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पढ़ना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल टेक सीख प्रो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको रेगुलर वर्कशॉप कैलकुलेशन की इस समय साइंस की क्लासेस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।